हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अन्य विषयों से वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो अन्य विषय की वीडियो है वह जल्द से जल्द आप देख सकें। अपन स्टार्ट करेंगे। लास्ट अपन ने जो वीडियो देखा था, जो अपन ने पढ़ा था, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013, उसका आगे का पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। आगे लास्ट जो अपन ने पढ़ा था, लास्ट अपन ने पढ़ा था अनुदान तक। अपन ने ये देखा था, बताता हूं मैं, अपन ने लास्ट जो पढ़ा था, यहां से अपने इसको स्टार्ट करना था। लास्ट अपन ने धारा 8 तक अपन ने पढ़ लिया था। धारा 8 में स्पेसिफिक था अनुदान और स्वयं परीक्षा। कोई जाता है, कोई स्थानीय समिति, जो अपन ने 2 समितियां पढ़ी थी, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति। आंतरिक समिति और स्थानीय समिति में जो भी कोई व्यक्ति कहीं किसी भी महिला के कोई बयान या कोई कार्रवाई करने जाता है तो धारा 8 में उसको अनुदान दिया जाता है। उसे केंद्रीय सरकार द्वारा जो अनुदान, जो भत्ता बताया गया उस अनुसार उसे भत्ता दिया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे धारा 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। सबसे स्पेसिफिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन 110% अगर इस एक्ट से बनता है तो ये क्वेश्चन 110% बनने लायक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है? लैंगिक उत्पीड़न परिवाद। लैंगिक उत्पीड़न परिवाद क्या है पहले अपन समझे। लैंगिक उत्पीड़न परिवाद वो है, कोई भी महिला, कोई भी व्यथित महिला के साथ किसी प्रत्यर्थी, किसी पुरुष के द्वारा कोई लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है। अपन ने धारा 3 में लैंगिक उत्पीड़न पढ़ा था और लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में भी अपन ने देखा था, कोई किसी को अश्लील साहित्य, कोई भेदभावपूर्वक नीति या कुछ भी ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उसे लैंगिक उत्पीड़न होता है। तो ऐसा कोई भी लैंगिक कार्य, लैंगिक उत्पीड़न किसी महिला के साथ किया जाता है, अंतिम कार्य के 3 माह के भीतर वह महिला धारा 9 के तहत स्थानीय समिति या आंतरिक समिति को परिवाद कर सकती है। या उस महिला के साथ कोई श्रृंखलाबद्ध, कोई बार बार लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो जो अंतिम बार किया जाएगा उससे 3 माह की अवधि के अंदर अंदर उस महिला को स्थानीय समिति और आंतरिक समिति दोनों में से किसी भी एक जगह, अगर आंतरिक समिति का गठन है तो आंतरिक समिति को, और स्थानीय आंतरिक समिति का गठन नहीं है तो स्थानीय समिति को एक परिवाद दिया जाएगा। उस परिवाद, वह जो परिवाद अगर लिखित में परिवाद होगा, यदि कोई महिला अशैक्षणिक है, लिखी पढ़ी लिखी नहीं है, या कोई मानसिक या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त है, वो लिख पढ़ नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, तो उसके कोई नातेदार या रिश्तेदार, वह भी या फिर कोई भी आंतरिक या स्थानीय समिति का सदस्य उसकी मदद करते हुए यह परिवाद लिखवा सकता है। उसको भी इस परिवाद लिखवाने के लिए पूरी तौर पे जिस प्रकार उस महिला को अधिकार है उसी प्रकार उसके नातेदार, रिश्तेदार या किसी अधिकारी को उसी प्रकार अधिकार दिया गया। अब अपन पढ़ेंगे धारा 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। धारा 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद क्या है? परिवाद, कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख से 3 मास की अवधि, मैंने आपको बताया था 3 मास की अवधि, मतलब 90 डेज, 90 दिन, 3 मास की अवधि के भीतर, और श्रृंखलाबद्ध, मतलब बार बार अगर कोई श्रृंखलाबद्ध किसी का उत्पीड़न कर रहा है, कोई लैंगिक कार्य कर रहा है, कोई फबतिया कर रहा है कि, और दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 मास, अंतिम कोई भी घटना जो होगी उसकी तारीख की, उसकी अवधि से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार की आंतरिक समिति गठित, अगर कोई आंतरिक समिति गठित है तो आंतरिक समिति को देंगे, और आंतरिक समिति गठित नहीं है तो हमने आपको बताया था फिर अपन स्थानीय समिति को देंगे। ये देखिए, गठित नहीं है तो किसको देंगे? स्थानीय समिति को कर सकेगी। सेकंड चीज मैंने बताया था, कोई भी महिला है शारीरिक रूप से ग्रस्त है, मानसिक रूप से असमर्थ है, तो उस महिला के द्वारा, कोई भी महिला असमर्थ है शारीरिक या मानसिक तौर पे, तो इसका कोई भी विधिक वारिस
कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, अन्य व्यक्ति जो इसका हितबंध है वह इस शिकायत को कर सकता है, वह भी इस शिकायत में एक परिवाद दे सकता है, वह भी इस शिकायत को कर सकता है। अब दोस्तों महिला थी, उसने धारा 9 के तहत वो कोई भी शिकायत कर दी, आंतरिक या स्थानीय समिति को शिकायत कर दी। अब उस शिकायत के बाद धारा 10 कह रही है सुलह। अब कोई वर्क प्लेस पे है, कोई काम कर रहा है, मान लो किसी ने किसी को फबतिया कस दिया, कोई ऐसा कोई कार्य कर दिया या कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसी कोई घटना कारित कर दी, तो धारा 10 कह रही है कि अगर वो महिला चाहे तो उस पे, क्योंकि दोनों को सुना जाएगा, जो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति दोनों को बुलाएगी, दोनों को सुनेगी, दोनों को, क्योंकि अपने यहाँ पे अधिकार ऐसे कि अपने यहाँ दोनों को सुनने, बिल्कुल जो अधिकार है सेम, अगर किसी ने अपराध किया तो अपराधी को भी सुनने का अधिकार है, क्या कारण रहा उसने जो अपराध किया, तो सेम यही कंडीशन थी, दोनों को सुनेगी। दोनों को सुनने पे लगता है उस महिला को कि कोई सुलह की कोई गुंजाइश बैठ सकती है, कोई सुलह कर सकती है, कोई ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है, कोई सुलह करके उस मामले को निपटाया जा सकता है, तो धारा 10 के तहत उस परिवाद को सुलह के अंदर रखा जाएगा। अगर उसका सुलह हो जाता है तो उसको धारा 10 के अंदर सुलह में किया जाएगा। अब अपन देखते हैं धारा 10। धारा 10 क्या कह रही है? सुलह। धारा 10 कह रही है सुलह, यदि महिला को आंतरिक या स्थानीय समिति के अधीन कोई परिवाद देती है, यह परिवाद दे दिया तो धारा 9 के तहत समिति द्वारा उस परिवाद पे जांच का आरंभ कर दी जाती है, और यह जांच आरंभ करने के लिए पूर्व महिला द्वारा जांच समिति को सुलह के लिए अनुरोध किया जाता है। मान लीजिए कोई महिला है, भारतीय समाज में महिलाओं का क्या स्थितियां हैं, महिलाएं ये सोचती है क्यों बदनामी होगी, किसी को कहेगी तो वो कोई मतलब उसे ये तो पता चले कि तूने कोई अपराध किया है, उस अपराध की सजा तो दिलानी है, पर इतनी भी नहीं कि ठीक है अगर ये इतने में ही अगर मान जाए, इतने में अगर ये सुधर जाए तो ठीक है, तो उसको लगता है कि अगर वो सुलह कर सकती है, उस पर कोई बातचीत कर सकती है तो उसके लिए बातचीत करेगी। अब इसमें सुलह में ऐसा नहीं है कि सुलह में ये तय कर दिया जाए कि उसको कोई निधि दी जाएगी, कोई उसको कोई पैसा देके ऐसा कोई भी कार्य होगा तो महिला के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ब्लैकमेल के तौर पे कर दे और उससे पैसा लेके उससे बैठ जाए, ऐसा कोई नहीं। अगर ऐसा कोई होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेकंड कह रहा है यदि दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान हो गया है तो जल्द से जल्द आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को इस प्रकार किए गए समाधान की अभिलिखित, अगर दोनों के अंदर कोई राजीनामा हुआ है, कोई सुलह हुई है, तो उसको दोनों पक्ष एक अभिलिखित लिखित करके एक लिखित में उस सुलहनामा को देंगे। वो सुलहनामा लिखित आंतरिक स्थानीय समिति को देंगे, फिर आंतरिक और स्थानीय समिति उस सुलहनामा को उस जांच में रखेगी और फिर जाके उसको डिस्पोजल करेगी और जिले के नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए भेजेगी। ऐसी लिखित कार्रवाई के प्रति व्यथित महिला को प्रत्यर्थी को निःशुल्क दी जाएगी। अब क्या है, कोई सुलह हुआ, सुलह होने पे उस फाइल का डिस्पोजल हो गया। अब जो निर्णय निकला, जो उन्होंने आदेशिका तैयार की, उस आदेशिका की जो प्रति है वो महिला को और प्रत्यर्थी को, व्यथित को और प्रत्यर्थी को दोनों को निःशुल्क तौर पे दी जाएगी। दोनों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, एक एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी। वैसे के जैसे धारा 9 के अंदर कोई महिला परिवाद भी करती है, कोई महिला किसी के विरुद्ध कोई परिवाद करती है तो वो परिवाद भी उसे 5 प्रति में करना पड़ेगा, 5 प्रति में, जिसमें 5 प्रति में 1 प्रति निःशुल्क तौर पे प्रत्यर्थी को उस वक्त भी दी जाएगी। परिवाद जब करती है परिवाद की भी एक निःशुल्क प्रति दी जाएगी, जिससे वो अपना पक्ष रख सके कि उसने महिला ने उस पर क्या एलिगेशन लगाए, क्या उस पर महिला ने आपराधिक कृत्य बताया, उस आपराधिक कृत्य के बारे में वो बता सके। इसलिए धारा 9 में भी उसे निःशुल्क प्रति दी जाएगी और धारा 10 में भी सुलह होती है तो उन्हें निःशुल्क प्रति दी जाएगी। और स्पेसिफिक मैंने बताया था किसी भी प्रकार से धन को लेकर सुलह नहीं होगी। कोई अगर ऐसा कोई सुलह होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कोई लगता है कोई धन को लेके या कुछ लेके उसमें सुलह करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो धारा 10 में अब मान लीजिए धारा 10 तक कोई सुलह नहीं हुई, महिला ने स्पेसिफिक सोच लिया मुझे तो इसको सजा दिला के ही रहना है, मुझे तो इसको सजा दिलानी है, तो धारा 11 कह रही है परिवाद की जांच। तो अब इस परिवाद की जांच करेगी। अगर आंतरिक समिति है तो आंतरिक समिति इस परिवाद की जांच करेगी, और अगर स्थानीय समिति है तो स्थानीय समिति में जैसे ही स्थानीय समिति का कोई अधिकारी है उसको पास भेजते हैं, 7 दिवस के अंदर वो स्थानीय समिति को उस परिवाद को भेजेगा और स्थानीय समिति अगले 10 दिवस के भीतर उस परिवाद पर जांच करेगी और जांच करने का उसको अधिकार है।
10 दिवस के भीतर भीतर। तो अपन देखेंगे परिवाद की जांच। परिवाद की जो जांच करेंगे, किसी महिला कर्मचारी के मामले में आंतरिक या स्थानीय समिति शिकायत पर जो नियम तैयार किए हैं उन नियमों के अनुसार स्वयं जांच करेगी। ये भी है, जरूरी नहीं है, इस एक्ट के अंदर जो नियम और जो कानून तैयार किए हैं उन नियम और कानून के तहत ही जांच और कार्रवाई करेंगे, उसके अलावा वो कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये एक्ट में कुछ और दिया हुआ है और अदर एक्ट को देखते हुए वो नियम कोई जांच या कोई कार्रवाई करे, वो इस एक्ट के अनुसार ही कार्रवाई और जांच करेंगे। जो इस एक्ट में नियम बनाए गए उन नियमों के आधार पे ही, जैसे नियम है 7 डेज का, 10 दिन के भीतर भीतर उस जांच को करनी है, सेम वो ही कार्य किया जाएगा। सेकंड कह रहा है किसी घरेलू कर्मकार की दशा में यदि, अगर कोई घरेलू कर्मकार है, मतलब कोई घरेलू कर्मकार का मतलब कोई घर पे काम करने वाली कोई बाई है, कोई घर पे कोई झाड़ू पोछा करते हैं या कोई भी अन्य कोई घर पे कोई काम करता है, उसके संबंध में अगर कोई कार्य है, उसकी दशा में अगर कोई है, तो स्थानीय समिति को प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपराध घटित हुआ है। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन आईपीसी में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। परिवाद की जब जांच करते साथ ही प्रथम दृष्टया ही अपने को ऐसा लग गया, समिति को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो अपराध घटित हुआ है, तो समिति द्वारा प्रथम दृष्टया उस मामले की भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और 354 जो भी घटना घटित होती है, 509 कह रहे हैं कोई शब्द या विक्षेप द्वारा किसी महिला की लज्जा को भंग करना, या 354 कह रहा है किसी की महिला पर आपराधिक लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना। ऐसा कोई कार्य करते हैं तो प्रथम दृष्टया अगर वो लगता है तो प्रथम दृष्टया उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई जाएगी स्थानीय समिति या आंतरिक समिति द्वारा। तुरंत प्रभाव से संबंधित थाने को एक उस जो शिकायत दी उस परिवाद की एक प्रति देके एक एफआईआर उस अपराधी के खिलाफ और प्रत्यर्थी के खिलाफ तुरंत प्रभाव से दर्ज कराई जाएगी। परिवाद 11 स्पष्ट यही कह रहा है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 509 या 354 में भी करा सकते हैं, 509 और 354 में मामला दर्ज कराएगी। प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मामला दर्ज हो गया, मामला दर्ज होने के बाद स्थानीय समिति और आंतरिक समिति के पास भी मामला है, जहां पे भी मामला है, तो अब स्थानीय समिति और आंतरिक समिति के भी कुछ अधिकार है। वह अधिकार क्या है? जांच लंबित रहने के दौरान क्या क्या कर सकते हैं। जांच लंबित रहने के दौरान अगर प्रत्यर्थी को लगता, अगर व्यथित महिला को लगता है कि प्रत्यर्थी को जिस प्लेस पे वो कार्य कर रहा है उस प्लेस से दूसरे किसी प्लेस पे उसका ट्रांसफर या स्थानांतरण कराना है, तो उसके लिए एक आग्रह कर सकती है। या उसको लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसको छुट्टी दी जाएगी और उसको जो अवकाश दिया जाएगा वो अवकाश जो मंजूर उसका अवकाश होगा, जो डेली उसके अवकाश मिलते थे उस अवकाश के अलावा वो अवकाश मंजूर होगा। उसके अलावा भी उसको अगर लगता है कि उसको कोई भत्ता या कुछ दिया जाएगा, जैसे अपन पढ़ेंगे जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। अब क्या क्या कार्रवाई है ये देखो। जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला को लिखित में अनुरोध किया जाएगा कि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के नियोजक को निम्नलिखित है, क्या क्या है, क्या क्या दे सकती है, तो देखिए अनुरोध व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण, या तो व्यथित महिला या प्रत्यर्थी दोनों में से किसी का अन्य स्थान पर स्थानांतरण, दोनों को अलग अलग करना। व्यथित महिला को 3 माह तक छुट्टी पर भेज देना, 3 माह तक छुट्टी पर भेजने का अधिकार है ना। कोई किसी के साथ है तो उसको 3 माह तक छुट्टी पे भेज देंगे, मैंने बताया था उसको अवकाश पे भेज देंगे। व्यथित महिला को ऐसी राहत दी जाएगी जो विहित को होगी। विहित भी उसे ही कहा गया, विक्टिम जो विक्टिम को होती है, जैसे कोई 376 का कोई विक्टिम है, 376 का कोई विक्टिम है, 354 का है, कोई पीड़िता है, जिस प्रकार से उसको कोई लाभ दिया जाएगा उसी प्रकार से इसको भी लाभ दिया जाएगा। सेम विहित विक्टिम को जो दिया जाएगा वही से दिया जाएगा। जो कोई छुट्टियां महिला को मंजूर की गई है उन छुट्टियों के अतिरिक्त छुट्टियां होगी जो छुट्टियां उसे कर्मचारी के तौर पर मंजूर की जाती
थी। मतलब कोई किसी को कहते हैं कि कहीं वर्क होता है कि ठीक है 15 PL है और CL है, तो उन 15 PL और CLs के अलावा या कोई जो अवकाश है उनका उस ऐच्छिक या कोई उनका जो अवकाश है उस अवकाश के अलावा उसको अवकाश दिया जाएगा, उस अवकाश को उसके अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। यह है जांच लंबित रहने के दौरान की कार्यवाही। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि जांच लंबित रहने के दौरान महिला के अनुरोध करने पर क्या उसे कितने माह तक के लिए छुट्टी भेजा जा सकता है? तो 3 माह तक के लिए छुट्टी भेजा जा सकता है। धारा 13 क्या कह रही है? धारा 13 कह रही है जांच रिपोर्ट। अब कोई भी जब जांच हुई तो उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या है, इस अधिनियम के अधीन जांच पूरी होने पर जांच कमेटी या आंतरिक स्थानीय समिति 10 दिवस के भीतर नियोजक या जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। 10 दिवस के अंदर अंदर या तो नियोजक जो वहां काम कर रहा है, अगर आंतरिक समिति है तो उसको नियोजक जो उसका जो मेन अधिकारी है जो प्रबंधक है उसे देगी, या स्थानीय समिति है तो जिला कलेक्टर को इसकी जो भी कोई जांच हुई है उस जांच की प्रति उस तक उपलब्ध कराएगी। यदि उक्त जांच की कमेटी को यह प्रतीत होता है कि शिकायत झूठी है, मामले में कोई कार्रवाई नहीं बनती है, तो इसकी भी सिफारिश करेगी। अगर कोई ऐसा भी लगता है ना कि कोई गलत शिकायत है तो उसकी भी सिफारिश कर सकती है। यदि जांच में समिति को प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी को दोष सिद्ध किया जाना है तो स्थानीय या आंतरिक समिति को दोष सिद्धि की सिफारिश भी करेगी। नियोजक अगर लगता है ना अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो अगर दोष सिद्धि है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर कोई मान लो स्थानीय समिति है, कोई कर्मचारी है, उसे लगता है कोई सरकारी कर्मचारी की गलती है, दोष सिद्धि है, तो उसकी स्थानीय जो उसका कर्मचारी जहाँ का वो वर्कर है वहाँ पे उसके विभाग को भी लेटर लिखा जाएगा। और कोई आंतरिक समिति का कोई मामला है तो वहाँ पे जो वहाँ का नियोजक है उसको उस पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखा जाएगा। नियोजक अथवा जिला अधिकारी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर प्रत्यर्थी पर कार्रवाई करेगा। 100% कार्रवाई की जाएगी 60 डेज के भीतर। क्या कार्रवाई करी? इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई मांग भी सकता है, तो उनको खिलाफ तुरंत प्रभाव से उसको कार्रवाई की जाएगी अगर किसी को दोष किया जाता है, दोष सिद्धि की जाती है। धारा 14 कह रही है, धारा 14 स्पेसिफिक तौर पे कह रही है मिथ्या साक्ष्य या परिवाद, कोई झूठा परिवाद, कोई झूठी गवाही देना, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को झूठा फंसा दिया और उसे परेशान करके अपन फ्री हो गए, ऐसा नहीं, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 14 कह रही है मिथ्या, झूठा या द्वेषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, जहां पर यथास्थिति आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह पता चलता है कि उक्त शिकायत परिवाद झूठा या द्वेषपूर्ण है, झूठा या द्वेषपूर्ण है या गलत या कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध किया गया है, तो नियोजक वह जिला अधिकारी उस महिला या साक्ष्य के विरुद्ध लागू सेवा नियम के अनुसार, जो भी कोई सेवा नियम है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल अमल में लाई जा सकेगी कार्रवाई। इसके अलावा कोई भी अगर मान लीजिए कोई प्रत्यर्थी है उसके खिलाफ अगर झूठी कोई कार्रवाई पता चलता है, झूठी कार्रवाई, तो वो भी उसके ऊपर मानहानि का आईपीसी के तहत मानहानि का केस दर्ज करा सकता है। वो भी उसके खिलाफ आईपीसी के तहत 499-500 धारा के तहत वो भी उसके खिलाफ आईपीसी की धारा जो है 499-500 के तहत मानहानि का केस दर्ज करा जा सकता है। तो इस तरह का कोई झूठा परिवाद, और अगर जो यहाँ किया है आंतरिक स्थानीय समिति उस कर्मचारी के नियोजक या राज्य सरकार को इस कर्मचारी के खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए भी आग्रह कर सकती है। फिर है प्रतिकर। 15 कह रहा है प्रतिकर मतलब कोई भी ऐसी महिला है जिसके साथ वास्तव में कोई घटना घटित हुई है, तो उसकी कोई जो घटना घटित हुई है उसका कोई प्रतिकर वो प्रत्यर्थी से उस महिला को दिलाया जाएगा। या तो उसके इलाज में कोई खर्च लगा है या उसका अन्य कोई खर्चा लगा है, उस खर्चे का प्रतिकर उस व्यक्ति प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को दिलाया जाएगा। धारा 15 कह रही है धारा 15 प्रतिकार की अवधारणा व्यथित महिला को पहुंचाई गई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि की खर्च संदाय करना।
कोई भी किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तौर पे कोई हानि पहुंची है तो उसके लिए प्रतिकर, उसके लिए उसको पैसा देना जरूरी है। प्रतिकार की अवधारणा है। धारा 16 कह रही है कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं करना। अब मान लीजिए कोई कार्रवाई की, मैंने आंतरिक और स्थानीय समिति को कोई कार्रवाई के लिए बताया, तो आंतरिक और स्थानीय समिति मेरी जो कार्रवाई है उसको कहीं भी सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती कि कोई घटना हुई और घटना होते के साथ ही उन्होंने कोई मीडिया को दे दिया या कोई समाचार पत्रों में दे दिया या उसको सार्वजनिक कर दिया। उसको बिल्कुल गुप्त तौर पर रखा जाएगा, पीड़िता का नाम भी गुप्त तौर पर रखा जाएगा, क्योंकि वरना हो सकता है उसको पहले तो उस पर कार्रवाई पता ना कब होगी नहीं होगी, पर उसको इस समाज के तौर पे कुंठित होकर रहना पड़े। इस वजह से स्पेसिफिक तौर पे इस एक्ट में धारा 16 कह रही है कि कार्रवाई को किसी भी प्रकार से कोई सार्वजनिक नहीं की जाएगी, उसका कोई सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया जाएगा। कार्रवाई को धारा 16 कह रही है कार्रवाई को सार्वजनिक या प्रकाशन में नहीं लगना, कोई भी सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेंगे उस कार्रवाई को। धारा 17 कह रही है धारा 17 के लिए कार्रवाई का प्रकाश पर शास्ति, अगर कोई भी उस कार्रवाई को प्रकाशित करता है, कोई भी उस कार्रवाई को कहीं देता है, समाचार पत्र या उसको कहीं बाहर करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई का प्रकाशन पर शास्ति और वह जुर्माना। अगर कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है, जैसा मान लो कोई महिला है उसका नाम कहीं सार्वजनिक करता है या उस कार्रवाई को कोई प्रकाशित करता है, कोई सार्वजनिक करता है, तो उसके खिलाफ 16 तो कह रही है बिल्कुल तौर पे कि कोई सार्वजनिक नहीं करेगा, और 17 कह रही है धारा कि अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और धारा 18 स्पेसिफिक कह रही है अपील क्या है, 20 दिवस के अंदर अंदर वहां पे अपील की जाएगी। 20 दिवस के अंदर अंदर अपील धारा जो अपील कह रही है 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर अपील की जाएगी। जो 90 दिन है, कोई भी अगर कोई केस होता है, उसका कोई निर्णय करता है, आंतरिक या स्थानीय समिति कोई निर्णय करती है, उसको दोष सिद्ध करती है, तो उसका जो अपील का समय वो 90 दिन का होगा। और जो निर्णय करेगा, निर्णय की एक प्रति उनको निःशुल्क तौर पर दी जाएगी, प्रत्यर्थी को और व्यथित महिला को। तो धारा 18 कह रही है अपील की समय अवधि क्या कह रही है, 90 दिवस, 90 दिन, 3 माह। धारा 19 कह रही है नियोजक के कार्य। अब नियोजक के क्या क्या कार्य हैं, जो नियोजक किसे बताया है, नियोजक मैंने बताया था कोई भी प्लेस है जहां कोई संस्था है, विभाग है, वहां का जो कोई अधिकारी है, जो कोई संस्था है तो उसका जो मेन अधिकारी है, उसका अध्यक्ष है, उसे नियोजक बताया गया है, या कोई विभाग है तो उसका जो मेन अधिकारी है उसे नियोजक बताया गया। तो नियोजक के कार्य क्या क्या है, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, जहां पे भी कोई है कार्य कर रहे हैं वहां महिलाओं को सबको सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं है कि वहां ऐसा कोई असुरक्षित वातावरण हो, वहां सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। उसके बाद क्या है, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित आंतरिक व स्थानीय समिति का गठन, उसके नियमों और जानकारी को सार्वजनिक स्थान पर करना। कोई भी ऐसा कोई है विभाग या तो जो भी कोई गाइडलाइंस तय की है, जो भी कोई आंतरिक और स्थानीय समिति की गाइडलाइंस है, उनके नियम है, उनको सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक स्थान पे लगाना। उसका कोई नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड पे उसको जो भी जानकारी, उस जानकारी को प्रकाशित करना, उस जानकारी को लगाना, चिपकाना, उस जानकारी की बताना। कर्मचारियों के लिए समय समय पर जागरूकता, कोई भी जो कर्मचारी उनके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान करना। कोई संस्थाएं, जो कई संस्थाएं होती है महिलाओं के लिए जागरूक, उन संस्थाओं के द्वारा वहां कार्यशालाओं का आयोजन कराना, रैलियां निकलवाना उनके द्वारा, या उनको कोई ऐसे पैम्पलेट्स देना, उनको जानकारियां देना, उनको जागरूक करना। दोनों समितियों को, आंतरिक स्थानीय समिति का यथासंभव साधन उपलब्ध कराना। आंतरिक और स्थानीय समिति जो है, अब उन्हें यथासंभव कोई साधन, मतलब आंतरिक समिति है तो उसे एक अलग से कोई रूम उपलब्ध कराना, उसे अलग से उसके कार्य के लिए जो भी कोई फाइल्स है उन फाइल्स रखने के लिए कोई जगह उपलब्ध कराना। मतलब उन्हें कोई भी जो भी कोई जरूरत पड़ती है उस जरूरत को पूर्ण करना। यह आंतरिक और स्थानीय समिति, ये नियोजक का कार्य है। आंतरिक व स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी व साक्ष्य को उपस्थिति करने के लिए मदद करना। अगर कोई व्यक्ति है, वो आंतरिक समिति अगर किसी व्यक्ति को बुला रही है, कोई प्रत्यर्थी को बुला रही है, तो उसको वहां पे आंतरिक समिति के सामने उपस्थित करने के लिए उनकी मदद करना। ऐसा नहीं कि उसे कि हाँ ठीक है आज आंतरिक समिति का सोमवार को बैठक है तो तू मत आना, वो उसकी मदद करेगा कि उन्हें उसको लाना और उसको
आंतरिक समिति के सामने उपस्थित करने का पूरा नियोजक का कर्तव्य है। नियोजक अपने कर्तव्य। व्यतीत महिला की धारा 9 में परिवाद में मदद करेगा। मैंने बताया था कि परिवाद में अगर कोई शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किसी भी तरह ग्रस्त है तो अधिकारी या नियोजक उसकी पूर्ण तौर पर मदद करेगा। धारा 7 कह रही है कार्यस्थल पर व्यतीत महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है या कोई परिवाद करती है तो भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने बता दिया था अगर कोई परिवाद करती है तो भारतीय दंड संहिता के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और 354 और उसके अलावा भी कोई लगता है कि किसी में तो उसके खिलाफ उन धाराओं में उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियोजक नियमों में कदाचार होने पर कार्रवाई, कोई भी नियम का उल्लंघन करता है, कोई भी कुछ भी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट समय समय पर किए जाने पर ध्यान, अगर कोई आंतरिक समिति उसका समय समय पर ध्यान दे रही है नहीं दे रही, क्या कर रही है, उसको पूर्ण तौर पे देखभाल भी नियोजक के द्वारा ही किया जाएगा। अब धारा 20 कह रही है जिला अधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियां। जो जिले का अधिकारी है, स्थानीय समिति का जो अधिकारी है, उसका क्या कर्तव्य और क्या कार्य है। उसका स्थानीय समिति की समस्त रिपोर्टों को समय समय पर मॉनिटरिंग करना, उसकी देखभाल करना, उसका देखभाल करना कि एक समय पे कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो समय है उस समय के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान करना, रैलियां निकालना, ये इसका कार्य है। इसके अलावा कोई कार्यशालाओं का आयोजन करना। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक क्वेश्चन है, कोई भी प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी पर 30,000 तक का जुर्माना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई प्रत्यर्थी दोषी पाया जाता है तो उस पर कितने रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, तो उस पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। अपराधी के वेतन में से कटौती, वो जो जुर्माना होगा वो अपराधी का जो वेतन होगा उसमें से कटौती की जाएगी, उसके वेतन में से ही कटौती की जाएगी। प्रत्यर्थी को पदोन्नति पर रोक, अगर ऐसा कोई कार्य है, कोई जांच लंबित है या कुछ भी है तो उसके कार्य, उसकी पदोन्नति, उसके प्रमोशन पे भी रोक लगा दी जाएगी। तो दोस्तों ये था महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013। अब अपन इसको एक बार पूरे एक्ट को समझ लेते हैं, मुश्किल से 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे पूरे एक्ट को। तो ये देखिए रिवीजन अपन कर देते हैं। धारा 1 क्या कह रही है, संक्षिप्त नाम अपन ने बता दिया था। संक्षिप्त नाम क्या है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013 और इसका संपूर्ण भारत पर है। परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी, व्यथित महिला जिसके साथ कोई भी घटना घटित हो रही है व्यथित महिला है। प्रत्यर्थी कौन है, प्रत्यर्थी वो है जो अपराधी है। लैंगिक उत्पीड़न अपन ने देखा था, कोई भी किसी के साथ कोई कार्य कर रहा है, कोई लैंगिक उत्पीड़न जैसी घटना कारित कर रहा है, कार्यस्थल कोई विभाग संस्था या कुछ भी है उसको कार्यस्थल बताया। लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा और लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 3 में दिया हुआ है। निवारण धारा 3। धारा 4 क्या कह रही है, समितियां, 2 प्रकार की समितियां बताइए, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति। धारा 5 कह रही है 2, 3, 4 और ये 5। धारा 5 कह रही है जिला अधिकारी अधिसूचना जारी करके स्थानीय समिति को गठन करेगा। स्थानीय समिति का गठन करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। स्थानीय परिवाद जो है, स्थानीय परिवाद समिति का गठन, ये जो है ये धारा 6 स्पष्ट है। स्थानीय परिवाद समिति का गठन। धारा 7 कह रही है कोई भी, धारा 6 में कोई भी है तो स्थानीय समिति के परिवाद की कोई समिति उसका गठन किया जाएगा। और धारा 7 कह रही है उसके नियम, उसकी समय अवधि और उसकी संरचना किस प्रकार से की जाएगी। धारा 8 कह रही है उसके वेतन और उसके भत्ते क्या क्या होंगे। धारा 9 जो कह रही है वो परिवाद कह रही है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। धारा 9 पूछने लायक क्वेश्चन है। धारा 9 से स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। धारा 10 क्या कह रही है, धारा 10 कह रही है सुलह, कोई भी सुलह
धारा 11 क्या कह रही है? धारा क्या कह रही है? जांच, कोई भी परिवाद है, परिवाद की जांच, धारा 11 में परिवाद की जांच होगी। धारा 12 क्या कह रही है? कोई भी परिवाद या कोई जांच हो रही है, उस परिवाद या जांच लंबित रहने पर कोई भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई प्रत्यर्थित हुई। जांच के लंबित रहने पर कार्रवाई, अपन ने बताया था उसको 90 दिन के लिए, 3 माह के लिए भेज देंगे, उसका हस्तांतरण कर देंगे। तो धारा 12 स्पेसिफिक यही कह रही है कि कोई भी जांच या कोई लंबित रहने पर उसको भेज देंगे, तो ये जांच। धारा 13 कह रही है कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जांच की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत प्रभाव से 10 दिवस के भीतर भीतर जांच की रिपोर्ट, जांच की जो रिपोर्ट है 10 दिवस के भीतर, निर्णय होने पर 10 दिवस के भीतर भीतर उसको देनी पड़ेगी प्रत्यर्थी, और दोनों को, प्रत्यर्थी को भी देनी पड़ेगी और जो पीड़िता है, जो व्यथित महिला, उनको निःशुल्क तौर पे देनी पड़ेगी। धारा 14 कह रही है कोई झूठा या कोई मिथ्या झूठा परिवाद या बयान कुछ भी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 14 के स्पेसिफिक धारा 14 कह रही है कोई भी परिवाद, कोई भी कुछ किसी भी प्रकार से झूठा करता है, कोई झूठे बयान देता है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो कोई राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के नियम है उसके अनुसार, और उसके अलावा अगर चाहे प्रत्यर्थी तो उसको भी, अगर वो भी अगर उसके खिलाफ मानहानि का कोई वाद ला सकता है तो वो भी उसके खिलाफ वाद ला सकता है। धारा 15 कह रही है प्रतिकर, अगर कोई महिला दोष सिद्धि है, कोई महिला को लैंगिक उत्पीड़न किया, कोई व्यक्ति दोष सिद्धि है तो उसको उसका प्रतिकर दिया जाएगा। वो उसको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप में जो हानि की है उस हानि के लिए उस को पैसा देगा। उसके बाद धारा 15 पन्ने पड़ी। 16 कह रही है कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं करना, सार्वजनिक नहीं करेगा कार्यवाही को, सार्वजनिक नहीं। धारा 17 कह रही है अगर कोई सार्वजनिक करता है, कोई प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ भी कोई भी किसी प्रकार का प्रकाशन करता है, कोई प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोई प्रकाशन, उसके बाद जो कह रहा है कि कोई भी किसी प्रकार से दोष सिद्धि हो गई है ना, दोष सिद्धि के बाद उसकी अपील का क्या समय, तो अपील का समय 90 दिन, अपील का समय जो है अपील 90 दिन के भीतर भीतर अपील की जाएगी। तो ये था दोस्तों अपना एक्ट। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बार अपन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आने लायक है। पहला क्वेश्चन है यह अधिनियम कब लागू हुआ। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था अधिनियम कब लागू हुआ, 23/4/2013 को, 23/5/2014 को, 22/4/2013 को और 22/6/1997 को। तो दोस्तों 23/4/2013 को एक्ट लागू हुआ और 22/4/2013 को प्रकाशित हुआ। प्रकाशित यहां पे है लागू, तो अपन ने यहां क्या पूछा है लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ 23/4/2013 को लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे अधिनियम में कितनी समिति है, अधिनियम में कितनी समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, एक समिति है, दो समिति है, चार है, एक भी नहीं है। तो दो समितियां हैं, अपन ने देखी थी दो समितियां, कौन कौन सी समिति, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति, दो समितियां हैं। तीसरा क्वेश्चन है लैंगिक उत्पीड़न से
पीड़ित को क्या कहा जाएगा? लैंगिक उत्पीड़न से कोई पीड़ित है तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यथित महिला, पीड़िता, प्रत्यर्थी, अपराधी, क्या कहा जाएगा? व्यथित महिला। उसको क्या कहेगा इस एक्ट के तहत? व्यथित महिला कहा जाएगा। वैसे पीड़िता भी कहते हैं, पर पीड़िता विक्टिम भी कह सकते हैं, पर इस एक्ट में इसको जो भी लैंगिक उत्पीड़न से है उसको व्यथित महिला ही बताया गया है। परिभाषा में स्पेसिफिक तौर पे व्यथित महिला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक समिति का गठन कहाँ होगा? आंतरिक समिति का गठन कहाँ होगा? आंतरिक समिति का गठन पहला है 10 से अधिक कर्मचारी होने पर, 2 से अधिक होने पर, 5 से अधिक होने पर, 7 से अधिक होने पर। तो आंतरिक समिति का गठन कहाँ होगा? 10 से अधिक होने पर। जहां 10 से अधिक है वहां होगा, और जहां 10 से कम है वहां कहाँ होगा? वहां स्थानीय समिति, जो जिला कलेक्टर द्वारा जो समिति का गठन किया जाएगा वह वहां की जांच करेगी। यह है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय समिति का गठन कौन करेगा? स्थानीय समिति का गठन अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही आपको बताया कि स्थानीय समिति का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं करेगा, पुलिस अधीक्षक नहीं करेगा, मुख्य सचिव नहीं करेगा, जिला कलेक्टर करेगा एक आदेश जारी करके। और आदेश कौन सी? धारा 5 के तहत जारी करेगा। धारा 5 के तहत आदेश जारी करके करेगा। इसके बाद है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कौन सी धारा में होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी धारा में होगा इसका परिवाद? इसका परिवाद होगा धारा 9 के तहत। धारा 4, 5 और 8। धारा 4 में दोनों समितियां बनाई है, धारा 5 में अधिसूचना जारी की है। धारा 8 जो बता रही है, धारा 8 स्पेसिफिक बता रही है कोई भी अनुदान या संपरीक्षा, और धारा 9 कह रही है परिवाद, कोई भी परिवाद स्थानीय देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवाद की जांच कितने समय में की जाएगी? परिवाद की जांच कितने समय में की जाएगी? तो परिवाद की जांच जहां तक है 10 दिवस के भीतर की जाएगी। अगर 10 दिवस के भीतर कोई लगता है कि उन्हें अधिक समय लगेगा तो उसके लिए समिति एक बार मीटिंग करेगी। मीटिंग करने के बाद उस समयावधि को आगे बढ़ाएगी और उसका कारण बताएगी किस कारण से समयावधि को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष सिद्धि पर अपील का समय क्या होगा? दोष सिद्धि अगर कहें तो उसका अपील का समय क्या होगा? अपील का समय होगा 90 डेज, 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 1 वर्ष नहीं, सिर्फ 90 दिन होगा। 90 दिन के भीतर अपील किया जाएगा। अब ये जो एक्ट आया, ये एक्ट किस कारण से आया? सबसे पहले मैंने जब बताया था, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जब ये एक्ट आया था तो इस एक्ट का कारण था, एक्ट आने का विशाखा मामला। विशाखा मामला जो PIL जो सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की थी PIL, और 1997 में उस PIL का निर्णय हुआ था। उन्होंने कहा था विशाखा मामले में गाइडलाइंस तय की थी, उस गाइडलाइंस के तहत इस एक्ट को लाया गया 2013 में। तो वो कौन सा है? निर्भया मामला नहीं, रेप केस नहीं, इसमें से कोई नहीं, विशाखा मामला। विशाखा मामला है तो रेप केस, पर रेप केस होने के बाद, रेप केस किसका हुआ था? भौरी का। विशाखा मामला है ही किसका? भौरी का। जयपुर के पास भटनेरी गांव की भौरी है, उसका मामला। उस मामले के अकॉर्डिंग ही ये विशाखा मामला आया था। और विशाखा क्या है? विशाखा एक NGO है। कई वीडियो में कई लोग बताते हैं कि विशाखा कोई महिला है, विशाखा महिला नहीं है, विशाखा NGO है। विशाखा एक NGO है, उस NGO का नाम है विशाखा। तो दोस्तों ये था अपना यह है अपना महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013। ये आज एक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आगे जल्द नए एक्ट के और अपन जल्द नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे। जय हिंद, जय भारत।